नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं आखिर वो ऐसे क्यों हैं और कानून व्यवस्था आखिर क्यों वहां पर चरमराई हुई है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें मौसम की, तो मौसम ने किस तरह से करवट ली है और कहां पर किस तरह से मौसम जो है वो वहां पर बारिश करता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से मौसम जो है वो समय के साथ और परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। कहां पर ऑरेंज अलर्ट है, कहां पर रेड अलर्ट है, ये हम आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो से क्या कुछ स्थितियां कह रही हैं, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं नया सवेरा की टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस पर। सहकारिता क्षेत्र की मजबूती पर चर्चा के लिए आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप के बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज। आज बीजेपी की जांच समिति करेगी पश्चिम बंगाल का दौरा। 5 साल के अंतराल के बाद आज शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर निकलेंगे शिव भक्त। उत्तराखंड और हिमाचल में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। शैक्षणिक संस्थान बंद। आगामी 2 दिनों में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में भी तेज बारिश की संभावना। और आज से शुरू होगा टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। विंबलडन में डिफेंडिंग चैंपियन अल्कराज का मुकाबला फोग्निनी से। महिला वर्ग में पाउला बडोसा और केटी बोल्टर होंगी आमने सामने। और आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सहकार से समृद्धि योजना केंद्र सरकार की इस पहल पर मजबूती से काम करते हुए सहकारिता मंत्रालय आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठक करेगा। और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें सहकारिता मंत्रियों के साथ साथ सहकारिता विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव भी शामिल होंगे। बैठक में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए साझा समझ और समन्वित रणनीति विकसित करने में मदद करेगा। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई दरिंदगी पर बीजेपी लगातार हमलावर है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी की जांच समिति आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और घटनास्थल पर जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह और मीनाक्षी लेखी समेत 2 मौजूदा सांसद विप्लव कुमार देव और मनन कुमार मिश्रा इस जांच समिति में शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस समिति का गठन किया है, जो घटनास्थल का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगी। और पश्चिम मेदिनीपुर में जिला भाजपा महिला मोर्चा ने कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के विरोध में मशाल मार्च निकाला। मोर्चा की अध्यक्ष परिजात सेन गुप्ता का कहना है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी उसकी याद अभी भी ताजा है। कलकत्ता लॉ कॉलेज में फिर वैसी ही घटना घटी है। बंगाल की स्थिति ऐसी आ गई है, जो छात्रा लॉ की विद्यार्थी है वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में हो रही इस तरह की घटनाओं की निंदा की है और उनसे इस्तीफा मांगा है।
आरजीपुर का जो घटना हुआ था उसका याद अभी ताज़ा है। कलकत्ता में फिर एक वैसा ही बहुत ही गंदी तरीके से जो कांड हुआ है कस्बा लॉ कॉलेज में एक लॉ की स्टूडेंट के साथ। उसी के यूनियन का एक छात्र परिषद का जो लीडर है टीएमसी का, उसने एकदम से, जैसे कि सबको पता है कि ना बोलने का किसी को राइट नहीं है, गणतंत्र यहाँ पे है ही नहीं। ये टीएमसी का जो इच्छा है किसी भी चीज़ के लिए, वो उनको किसी भी तरीके से हासिल करना है। ये जो कल्चर हो गया है सारे बंगाल में, उसी का ऊपर का नेता लोग जो है वो लोग इनको छूट दे रखा है कि आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप सिर्फ वोट हमारा करवाते रहिएगा। टीएमसीपी का छात्र यूनियन बजाय रहना चाहिए। और वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी खूब हमलावर है और राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। और इस बीच तृणमूल के विधायक मदन मित्रा ने एक संवेदनहीन बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो लड़की नहीं गई होती तो ये घटना नहीं हुई होती। इस बयान की भी चारों ओर निंदा हो रही है। दक्षिण कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति उफान पर है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, टीएमसी नेताओं के विवादित बयान और पुलिस की कार्रवाई से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल भाजपा ने सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार पर सवालिया निशान लगाया है। भाजपा ने आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल किया कि 2013 से अपराधों की लंबी सूची होने के बावजूद मनोजीत मिश्रा 11 वर्षों से खुलेआम क्यों घूम रहा है। भाजपा ने टीएमसी से पूछा कि हत्या के प्रयास से लेकर यौन उत्पीड़न तक मनोजीत मिश्रा एक सीरियल अपराधी रहा है, फिर भी पुलिस ने उसे पहले कभी गिरफ्तार करने की हिम्मत क्यों नहीं की। पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा कि टीएमसी का कहना है कि वे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये एक बेशर्म झूठ है। जब किसी कॉलेज में किसी व्यक्ति को चाकू मारकर कोई वर्षों तक गायब रहता है तो क्या इससे सावधान नहीं हो जाना चाहिए? या अपराधियों को बचाना अब राज्य सरकार की आपराधिक नीति बन गई है? भाजपा ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि कानून व्यवस्था सिर्फ कलकत्ता में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में बिगड़ रही है। भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है और प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। कलकत्ता में केवल नहीं, पूरा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट कर रहा है। गुंडा राज शुरू हो गया है। महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है बंगाल में। इस सरकार की कुंभकर्ण निद्रा टूटनी चाहिए। दुनिया में भारत की तस्वीर खराब करने वाली घटनाएं वहां होती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में तय किया है कि हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता लॉ कॉलेज कथित गैंगरेप मामले में कहा कि पुलिस भी इस घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। बंगाल का बेटी, कोई बेटी ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में सुरक्षित नहीं है। बेटी को सुरक्षा देने का काम पुलिस का है। पुलिस पूरा फेल है, इसलिए पुलिस कस्बा इंसिडेंट में विक्टिम का फैमिली को पूरा छुपा के रखा है। आज नेशनल वुमेन कमीशन को सामने भी नहीं ला सका वो लोग। इस बीच टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने एक बेहद ही संवेदनहीन बयान दिया है। उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म के लिए छात्रा को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो घटनास्थल पर क्यों गई। यदि वो घटनास्थल पर नहीं जाती तो ये घटना कभी नहीं होती। भाजपा ने उनके बयान को लेकर उन पर और टीएमसी पर चारों ओर से हल्ला बोल दिया है। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आदमी, ये ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी हैं, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने रविवार को कोलकाता के लॉ कॉलेज का दौरा किया,
राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और यहाँ की पुलिस ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घटना की सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि कहाँ है हमें पता नहीं है। इमेजिन द डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर, हु इज द नोडल ऑफिसर ऑफ द केस, शी डजंट नो वो कहाँ है। वहीं भाजपा ने आरोपी मनोजीत मिश्रा के काले कारनामों की टाइमलाइन जारी की है। भाजपा ने कहा है कि 2013 में कॉलेज में दाखिला लेने के 1 साल के भीतर मनोजीत ने एक साथी छात्र की छाती में चाकू घोंप दिया। इसके बाद वो 3 साल तक गायब रहा। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में फिर से वो पेश हुआ। तोड़फोड़ का आरोप लगा, एफआईआर दर्ज की गई। गरियाहाट पुलिस ने जांच शुरू की, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 में प्रथम वर्ष की छात्रा ने कस्बा पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न, धमकी, जबरन वसूली और रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आंखें मूंद दी और एक बार फिर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं 2025 में कॉलेज से पास आउट होने के 4 साल बाद भी वो कॉलेज में खुलेआम घूम रहा था। टीएमसी के छात्र विंग के रिक्रूटर के रूप में खुद को पेश करते हुए उसने एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस कृत्य को फिल्माया, उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारी और दोस्त और उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। इस बीच विशेष जांच दल घटना से जुड़े हर पहलू को खंगाल रहा है। कोलकाता पुलिस ने जांच के लिए गठित विशेष जांच दल के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 9 करने का फैसला किया है। फिलहाल कोलकाता में कानून की छात्रा के साथ हुई हैवानियत पर जहां सियासत तेज है, वहीं पूरा देश पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से जो कानून व्यवस्था है वो पश्चिम बंगाल में क्या कुछ कह रही है, और ऐसे में अभी तक सरकार आखिर इस पर क्यों कुछ नहीं कर पाई है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल तो खड़े करता ही है। साथ ही साथ मदन मित्रा ने जिस तरह की बात कही है वो भी कहीं ना कहीं उसके जो विरोध है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए प्रदर्शन जो हम देख रहे हैं वो चरम पर नजर आ रहा है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अभिषेक गांगुली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। अभिषेक, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर कानून व्यवस्था आखिर वहां पर इतनी चरमराई हुई क्यों है, और दूसरा कि वहां पर टीएमसी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो ऐसे में एक्शन वहां पर क्यों नहीं नजर आता है जो राज्य सरकार लेती हुई नजर आ रही? एक्चुअली देखिए, पूरा मुद्दा जो है आरजीकर केस के बाद ये एक बड़ा खुलासा है। एक गैंग रेप फिर से कस्बा में दिखा गया है जहां पे एक साथी को बलात्कार किया गया है। और जैसे आप देख रहे हैं कि मनोजीत मिश्रा जैसे ये दिखते हैं मतलब छात्र है, मगर ये असल में छात्र नहीं है। ये जिस तरह का कर्मकांड ऑलरेडी किया हुआ है उससे पता चल रहा है कि इनका पहुंच कहां तक है। और पुलिस का जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कई हद तक ये एकदम बेकार आप बोल सकते हैं, क्योंकि पुलिस पहले तो विक्टिम से मिलने नहीं दे रहा है, किसी को जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो राजनीतिक नेता है वो लोग जाने की कोशिश कर रहा है। महिला कमीशन जी आए थे, उनकी बात करने से बाधा दे रही थी। और अर्चना मजूमदार जैसे आपको पता है, तो उसी तरह से ये पूरा जो मुद्दा है ये मुद्दा ऐसे ही चल रहा है और पुलिस का कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। और राज्य जैसे पुलिस मंत्री ममता बनर्जी है, तो ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं ना घटे, उसको रोका जाए और उसके लिए पुलिस को कठोर एक्शन लेने के लिए बोला जाए। मगर इस तरह का कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा पुलिस तो सीधा जो जाने से सबको रोक रहा है। और ये बीजेपी, मगर यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि बीजेपी बंगाल बीजेपी यहाँ पे काफी एक अहम मुद्दा उठाया है इस कस्बा कांड में। और उस कांड में ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक न्याय मिले, जो आरोपी है उनको सजा मिले और जिनके साथ ये घिनौना हरकत किया गया है उनको न्याय मिले। और इसके लिए विरोध भी चल रहा है, काफी विरोध चल रहा है, बीजेपी भी कर रहा है और दूसरे जो पार्टीज है वो भी रास्ते में उतर आए हैं, मगर सबसे ज्यादा यहाँ पे बीजेपी का विरोध दिख रहा है। तो इस तरह के घटनाएं अभी यहाँ पे चल रही है और हम लोग चाहते यहाँ पे जो देख रहे हैं कि बीजेपी बंगाल से इस मुद्दे को एकदम तय तक जाना चाहते हैं, क्योंकि आरजीकर कांड में देखा गया था कि यहाँ पे
जो यहाँ पे संजय मिश्रा को विक्टिम खड़ा करके बाकियों को जैसे रिहा कर दिया गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा गैंग रेप एक अकेला संजय राय के द्वारा नहीं हो सकता था। तो फिर से मैं यही कहूंगा कि इस विषय में भी काफी तेज पुलिस का कार्रवाई होना चाहिए, मगर उस तरह का कोई कार्रवाई दिख नहीं रहा है। पुलिस पूरा का पूरा इस मामले में नाकामयाब रहा। निश्चित तौर पर अभिषेक, ये तमाम अहम सवाल तो हैं और जो और भी सवाल हैं वो भी जहन में है कि आखिर क्या एविडेंस के साथ भी कोई छेड़छाड़ की गई है और इस पर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि महिला आयोग ने भी कहा है कि वहां पर उनके साथ उनको हेल्प नहीं की जा रही है, यानी कि उनकी मदद नहीं की जा रही है। तो ऐसे में तमाम सवाल वहां पर खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों हैं। जरा संक्षेप में मैं चाहूंगा कि आप जल्दी जल्दी जवाब दें कि आखिर ऐसी स्थितियां वहां पर क्यों पनपी हुई हैं। जिस तरह से आप हम देखे थे कि आरजी का जो इंसिडेंट था उसमें जैसे टेम्परिंग किया गया था, तो यहाँ पे भी जिस मामले में भी टेम्परिंग किया गया है, ऐसा जो राजनीतिक विरोधी राजनीति है यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं और इसका होने का आसार हो सकता है, क्योंकि आरजीकर में जिस तरह से पूरा का पूरा केस का जो रवैया है उसको घुमा दिया गया है और उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ होने के आसार है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, लेकिन आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि जो बीजेपी ने जो कमेटी यहां पर गठित की है वो कमेटी आज जाकर और किस तरह से वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर जो जांच है उस प्रक्रिया को देखेगी और जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वहां पर भी जाएगी, तलाशने और तराशने की कोशिश करेगी और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली भेजेगी और उसके बाद ही हालात साफ हो पाएंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है। और ये जो तस्वीर है वो समय के साथ धीरे धीरे करके साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर वहां की सरकार ऐसा क्यों कर रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले साथ MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बहुत बात अब करेंगे मॉनसून को लेकर। देश में इस साल मॉनसून ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी है और भारी बारिश से मैदानों से लेकर पहाड़ों तक हाहाकार मचा रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने 29 जून तक पूरे देश को कवर कर लिया है, जो सामान्य तारीख 8 जुलाई से 9 दिन पहले है। दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी भारी बारिश हो रही है। देश के कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी स्थिति है। मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 1 और 2 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार के पटना, गया, बांका और औरंगाबाद जैसे जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। ज्यादातर क्षेत्रों में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के चलते प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का आदेश दिए हैं और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित किया है। इससे पहले आज एक दिन के लिए चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। पहाड़ों और नदी नालों के किनारे विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। पहाड़ से मैदान तक बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम के राहत देने के आसार नहीं है। तो देखें तो मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी
की अगर बात करें तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ पर भी इसमें अवरुद्ध पाया गया है। बीआरओ को अवगत कर मशीनों से मार्ग खोलने का काम जो है वो जारी है। यमुनोत्री मार्ग सिलाई बैंड से दूसरे दिन भी ये बंद रहा है। तो ऐसे में आप समझिए कि उत्तरकाशी जो लोग जा रहे हैं उनके लिए किस तरह से चुनौतियां सामने नजर आ रही हैं। जिले भर में बारिश तीसरे दिन भी लगातार जारी है और हमने देखा है पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर इस समय सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो प्रभावित होती हुई नज़र आ रही हैं। प्रमुख नदियां गंगा और यमुना भी अपने पूरे उफान पर नज़र आ रही हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला नरूड़ा लाल डांग के पास दलदल होने के कारण मार्ग अवरुद्ध है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हालांकि वहाँ पर जो प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ नज़र आ रहा है और जो लैंडस्लाइड जैसी जो गतिविधियां हैं वो वहाँ पर अमूमन इस समय जब मॉनसून होता है तब देखने को मिलती हैं और इसीलिए जो प्रशासन है वो वहाँ मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश कहर बरपा रही है। आज भी यहाँ के कई इलाकों में रेड अलर्ट है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर राज्य के कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए संबंधित जिलों में आज स्कूल बंद है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान व्यापक वर्षा गतिविधि की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश और आगामी समय में संभावित भारी से बहुत भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने जिला सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और मंडी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और लोगों से अपील की गई है कि वे स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। तो वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात इससे बनते हुए नजर आ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। तो मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में उत्तराखंड के क्या हालात हैं और हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अंकित काला देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हेमलता शर्मा हमारे साथ धर्मशाला से जुड़ रही हैं। हेमलता, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगा और जिस तरह से अभी मौजूदा स्थिति जो है, ऐसे में अलर्ट को लेकर किस तरह से वहाँ प्रशासनिक अमला जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और प्रशासन लगातार लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि नदी नालों के समीप ना जाए। और ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में ऐसे स्थल हैं जहां पर ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए आते हैं, तो ऐसे में प्रशासन इस पर पैनी नज़र रखे हुए है कि जो भी पर्यटक आ रहे हैं वो ऐसी स्थिति में ना फंसे कि कहीं लैंडस्लाइड हो जाए या फिर फ्लैश फ्लड जैसी संभावना हो। लगातार चेतावनियां जारी की जा रही है और इसके साथ ही प्रदेश में आज भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 4 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं और इन 4 जिलों में जो स्कूल है वो बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं। इस बीच जो बीते कल से रात 12 बजे से बारिश ज्यादातर जिलों में हो रही है और इस बारिश से अभी तक कोई अप्रिय घटना की संभावना जो सूचना है वो नहीं मिली है। ये अच्छी खबर है, लेकिन जो बारिश है लगातार हो रही है, ऐसे में नमी है और लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। इस वजह से कई सारी जो सड़कें हैं, 100 से ज्यादा सड़कें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बंद हैं और 500 से ज्यादा जो ट्रांसफार्मर है वो भी बंद हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, जिस वजह से प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बिजली आपूर्ति भी ठप पड़ी हुई है। आज शाम तक ये रेड अलर्ट जारी किया गया है, शाम 6 बजे तक। लेकिन कल और परसों की अगर हम बात करें तो कल और परसों भी मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि
जो बारिश है वो आने वाले कल और परसों हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं उनको सता सकती है। प्रदेश के तमाम जो डैम्स हैं, जो नदी नाले हैं, वो इस वक्त उफान पर हैं। बार बार प्रशासन की तरफ से भी ये सूचना जारी की जा रही है कि नदी नालों के समीप ना जाए, क्योंकि जो डैम्स हैं उनमें पानी ज्यादा हो रहा है, तो जरूरत से ज्यादा जो पानी है वो डैम से छोड़ा जा रहा है, तो नदी नालों का जो जलस्तर है वो बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में हेमलता एक सवाल और भी आता है कि वहां पर मौजूदा जो स्थिति है वो तो साफ तौर पर नजर आ ही रही है, जैसा कि आप बता रही हैं, लेकिन अगर डैम से पानी वहां पर छोड़ा जाएगा तो आसपास के इलाकों पर कितना असर पड़ेगा? क्या प्रशासनिक अमला इसको लेकर भी पहले से सचेत है? बिल्कुल, जिस तरह से अगर डैम से पानी छोड़ा जाता है तो जो नदी नालों के समीप जो गांव बसे हैं उनको पहले ही सतर्क कर दिया गया है। इसके अलावा अगर पिछले कुछ सालों पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो कई सारे ऐसे मामले और ऐसे हादसे भी हुए हैं जहां पर पानी से डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से बहुत सारे जो गांव हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो कई सारे जो ऐसे इलाके हैं जो खतरे की जद में हैं बरसात के मौसम में, खासतौर पर उन्हें जो है पहले ही खाली करवा दिया जाता है। लेकिन अभी तक पिछले अगर रात की हम बात करें जो 12 बजे से बारिश हो रही है उसमें अभी तक कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। ये बहुत अच्छी खबर है हिमाचल प्रदेश के लिए। नहीं तो अगर हम एक हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो जो बारिश हुई थी, जो फ्लैश फ्लड हुआ था कुल्लू और कांगड़ा जिला में, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला था, क्योंकि ये दोनों जिले बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। उस बारिश के बाद से कुल्लू जिला में 3 जगह बादल फटने से बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा था, जान का भी और माल का भी। लेकिन ऐसे में अगर आज की हम बात करें तो आज जो रेड अलर्ट है, इस बीच तमाम जो लोग हैं, तमाम जो पर्यटक हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है। और साथ ही साथ जो स्कूल हैं 4 जिलों में, सिरमौर की अगर हम बात करें, सोलन की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे जिले हैं जहां पर आज बच्चे स्कूल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का जो रेड अलर्ट है वो कहीं ना कहीं खतरे का संकेत हो सकता है। बिल्कुल, चलिए हेमलता आप बने रहिए हमारे साथ। अब उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं। देहरादून से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, वहां अगर स्थिति देखें उत्तराखंड में तो वहां पर कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं और किस तरह से वहां पर अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड के सभी जनपदों में, राज्य के 13 जनपदों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और उसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन, तमाम जो प्रशासन है उसको सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो नदी नालों के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। और जो विशेषकर, चूंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और अधिकांश जो पर्यटक है वो इस समय पहाड़ों का रुख करते हैं, तो ऐसे में उनसे भी ये अपील की जा रही है कि फिलहाल अगर जरूरी ना हो तो पहाड़ों का रुख ना ही करें। आज जहां तक नुकसान की अगर हम बात करें तो चाहे उत्तरकाशी की बात करें, चाहे हम चमोली की जनपद की बात करें या कुमाऊं के तमाम जनपदों की बात करें, तो अधिकांश जनपदों में हमें इस समय तबाही के मंजर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जो नुकसान है उसके अंश हमें उत्तराखंड के तमाम जनपदों में देखने को मिला। अभी आपने खबर भी दिखाई थी, चाहे वो यमुनोत्री मार्ग की बात करें, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, ये तमाम जो मार्ग हैं ये अवरुद्ध चल रहे हैं। प्रदेश में इस समय 4 धाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में जो मार्ग बाधित हो रहे हैं, निश्चित ही चाहे फिर वो तीर्थ यात्री हो, चाहे फिर वो पर्यटक हो, चाहे फिर वो स्थानीय लोग हो, इन सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चिंता की बात यह है कि आज का भी जो दिन है वो और आने वाले कुछ दिन है ये काफी चुनौतीपूर्ण उत्तराखंड राज्य के लिए रहने वाले, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और इसके मद्देनजर 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र, इन सभी को बंद रखने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा आपात स्थिति अगर आती है तो किस तरीके से समन्वय के साथ सरकार उससे निपट सकती है, इसको लेकर के आज प्रदेश के 5 जनपदों में मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई है। तो निश्चित ही जून का महीना जाते जाते अपने पीछे जो नुकसान के अंश हैं वो छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले कुछ और घंटे जो हैं वो उत्तराखंड के लिए काफी चैलेंजिंग रहने वाले हैं। उत्तराखंड के जैसा कि हम बात कर रहे हैं अंकित, तो वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जो डेवलप्ड हैं, लेकिन दूर के इलाकों का क्या, वहां पर किस तरह की अमूमन स्थितियां नजर आ रही हैं और वहां के लिए प्रशासनिक अमला किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि वहां पर हमने देखा है कि जब मानसून का सीजन आता है तो दयनीय स्थिति ज्यादा बनी हुई होती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड के अगर हम कुछ जनपदों को छोड़ दें, मैदानी क्षेत्रों को देखें तो वहां पर विकास जो है काफी है और जो सरकारी मशीनरी है उसकी त्वरितता वहां पर अधिक रहती है।
लेकिन चूंकि उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है, पहाड़ी जनपद यहाँ पर अधिकांश है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम जो टीमें हैं उन सभी टीमों को लगाया गया है। कोशिश की जा रही कि जो मार्ग बाधित हों तो उन्हें तत्काल खोला जाए। उसके लिए प्रोक्लेन मशीनें, जेसीबी मशीनें पहले से ही जो है वो तैनात की गई है। जगह जगह जो मार्ग बाधित हैं उनको जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पर बादल फटने या इस तरीके की घटनाएं, अतिवृष्टि देखने को मिल रही है, वहां पर सरकारी मशीनरी जल्द से जल्द पहुंचे, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कल अधिकारियों के साथ बैठक करी है और तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो आने वाले कुछ घंटे उत्तराखंड के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं और भारी बारिश से जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त देहरादून में पिछले 24 घंटे से अधिक समय से लगातार बारिश चल रही है और प्रदेश के अधिकांश जनपदों में इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। हेमलता का रुख कर लेते हैं। हेमलता, अभी मौसम विभाग का क्या कहना है कि अगले कितने दिनों तक इसी तरह के अमूमन हालात रहेंगे और यह अलर्ट जारी रहेगा? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस मॉनसून सीजन में ये जो पहला रेड अलर्ट जारी किया गया है ये बीते कल से आज शाम 6 बजे तक के लिए जारी किया गया है। तो ऐसे में आज शाम 6 बजे तक बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। और इसके अलावा अगर आने वाले हम दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में भी हिमाचल प्रदेश का मौसम इसी तरह रहने वाला है। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है, क्योंकि 1 और 2 तारीख यानी कल और परसों की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने कल और परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ऑरेंज अलर्ट के बीच हो सकता है कि जो प्रदेश के कुछ एक जिले हैं वहां पर ज्यादा बारिश देखने को मिले। लेकिन इस वक्त जो चुनौती है वो आज के दिन की है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। इसलिए तमाम जो जिला प्रशासन है वो अपनी तैयारी किए हुए हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में मानसून आने से पहले ही हर जिला में मानसून से निपटने को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने तमाम उपायुक्तों के साथ बैठक भी की थी और सारी हिमाचल प्रदेश में तमाम जो स्थिति है उसका जायजा लिया था कि किस तरह से यदि अगर मानसून के समय में कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसमें किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से तमाम जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं, तमाम जो जवान हैं वो किस तरह से तैनात किए जाएंगे और कहीं लैंडस्लाइड होता है या फिर जो पर्यटक हैं उनको रेस्क्यू करना है तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से। ऐसे में हेमलता एक सवाल और आता है कि क्या पर्यटकों के लिए भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि किस तरह से, जो क्योंकि हम देखें हिमाचल प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की बात हो, बड़ी संख्या में पर्यटक इस मौसम में वहां पर उसका रुख करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या उनके लिए भी कोई दिशा निर्देश, कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि इस तरह से पर्यटक आगे बढ़े? और चाहे अगर हम बात हिमाचल की करें या इसके अलावा हम उत्तराखंड की करते हैं तो वहां भी कमोवेश, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो बड़ी संख्या में पर्यटन जो है वो वहां पर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, पर्यटकों की बात करें तो पर्यटकों को लगातार प्रशासन की तरफ से भी और मुख्यमंत्री भी अपने एक संदेश में ये उनसे अपील कर चुके हैं कि बरसात के मौसम में नदी नालों के समीप ना जाएं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रैकर्स हैं जो ट्रैकिंग करने के लिए हिमाचल का रुख करते हैं। तो प्रशासन की तरफ से उन तमाम ट्रैकरों को ये हिदायत दी गई है कि यदि वो ट्रैकिंग पर भी जाएं, मौसम की स्थिति को देखते हुए जाएं और अपने साथ एक गाइड ले जाना ना भूले, क्योंकि जो स्थानीय निवासी होता है वो तमाम जो रास्ते हैं वो जानता है और उन्हें ऐसे में परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो गाइड ले जाना है वो अनिवार्य किया गया है। और साथ ही साथ अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो उस स्थिति में यात्रा ना करने की भी सलाह दी गई है। अगर बात करें नदी नालों की, प्रदेश में तमाम जो डैम्स हैं, प्रदेश में तमाम जो नदियां हैं उनके साथ साथ साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। जो खतरे संभावित क्षेत्र हैं उनसे आगे ना जाने की पर्यटकों को सलाह दी गई है, क्योंकि पर्यटकों को अक्सर देखा गया है कि फोटो खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए पर्यटक जो है जोखिम उठाते हैं और ऐसे में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जहां पर्यटकों को अपनी जान खतरे में भी डालते हुए देखा गया है। तो प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार पर्यटकों को ये हिदायत दी गई है कि खराब मौसम में और जब नदी नाले अपने उफान पर हों तो ऐसे में नदी नालों के समीप ना जाया जाए। और साथ ही साथ जो रोडों की अगर हम बात करें तो प्रदेश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो सड़कें हैं वो अभी भी बंद हैं। तो पर्यटकों को ये भी हिदायत दी गई है कि जहां पर लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहा है उन क्षेत्रों में जाना अवॉइड करें फिलहाल, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और ऐसे में उन्हें रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो सकता है प्रशासन के लिए भी। तो पर्यटकों से यही अपील की जा रही है।
हालांकि हिमाचल प्रदेश की अलग अलग हिस्सों में जो पर्यटक हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं इन दिनों सुहावने मौसम को देखते हुए, लेकिन कई बार ये सुहावना मौसम उनके लिए आफत भी बन सकता है। निश्चित तौर पर हेमलता, क्योंकि साफ तौर पर ये जो स्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है और ये सबके सामने भी आ रही हैं। ऐसे में अंकित, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में अगर जो पहाड़ होते हैं उनके अंदर नमी आ जाती है तभी सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। ऐसे में अगर किसी रूट पर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो क्या रूट डाइवर्जन का भी कोई वहां पर जो विकल्प है वो रखा गया है? क्या प्रशासनिक अमला इसको लेकर भी तैयारी अपनी पूरी रखे हुए हैं? उसके बारे में कुछ अपडेट अगर आपके पास हो तो वो बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से नमी काफी बढ़ गई है और ऐसे मौसम में लैंडस्लाइड का घटना जो है वो अधिकांश बढ़ती है। उत्तरकाशी जनपद के अभी आपने बात बताई थी, गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इस समय बाधित चल रहा है। तो देखिए, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां हमारी ऐसी है कि हम इसमें बहुत अधिक जो डाइवर्जन इसमें क्रिएट नहीं कर सकते, तो कुछ एक स्थानों पर तो ये स्थिति पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन अधिकांश जो क्षेत्र हैं जहां पर कि वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे मार्गों को ज्यादा इस समय प्रयोग किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि वैकल्पिक मार्गों का भी इस समय चयन कर सकते हैं। कुछ एक स्थानों पे जहां पर ये स्थिति नहीं है वहां पर जो तमाम जो जेसीबी मशीन है, पोकलैंड मशीनें हैं, उनको मार्ग खोलने के लिए मौजूद किया गया है। कोशिश सरकार ये कर रही है कि जो भी राजमार्ग जो हैं वो इस समय बाधित चल रहे हैं उसे जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि इन राजमार्गों की वजह से न सिर्फ पर्यटक परेशान हो रहा है, न सिर्फ तीर्थ यात्री परेशान हो रहे हैं, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफी दिक्कतें हो रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए राज्य मुख्यमंत्री हालातों पर नजर बनाए हुए है और इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए मॉक ड्रिल भी आज की जा रही है। इसके साथ ही साथ निश्चित तौर पर अंकित अगर देखें तो ये सब तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको लगातार हम देख रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो तो उस पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अमला भी तेज गति से काम करता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से मानसून का जो अलर्ट है उस पर अपनी नजर भी गड़ाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमलता हमसे जुड़ने के लिए और अंकित काला आपका हमसे जुड़ने के लिए और मानसून पर जुड़ी ये तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद आज फिर से शुरू हो रही है और ये यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरेगी। करीब 750 श्रद्धालु इस बार पवित्र स्थल का दौरा करेंगे और ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है क्योंकि उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा से 5 जत्था जाएगा और जिनमें से प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, यानी कुल 250 यात्री होंगे। वहीं नाथुला दर्रा से 10 जत्थे जाएंगे जिनमें भी प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, यानी कुल 500 यात्री होंगे। पहला जत्था 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में प्रवेश करेगा और इस यात्रा में कैलाश पर्वत की परिक्रमा 3 दिनों में पूरी होती है जो 4600 मीटर ऊंची तारबोचे घाटी से शुरू होती है और इसके बाद मानसरोवर यात्रा में झील की परिक्रमा शामिल है जो कि 320 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी क्रम में एक एहतियाती प्रयास के तहत भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और JKSDRF जम्मू कश्मीर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की ओर से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समरोली तोलडी नाला में एक संयुक्त मॉक भूस्खलन अभ्यास आयोजित किया गया। वहीं अमरनाथ यात्रा पर रामबन के सीएमओ ने बताया कि हर साल की तरह अमरनाथ यात्रा हमारी प्राथमिकता है, जिसके तहत 17 जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे जिनमें लॉजमेंट सेंटर और लंगर भी शामिल है। तो अमरनाथ जी यात्रा हर साल हमारी प्रायोरिटी रहती है, उसी तरह से इस साल भी हमारी वो प्रायोरिटी है। तो नाशरी से लेके नवयुगा टनल तक मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड हमने 17 ऐसी जगहों पे हमारे कैंप्स लगेंगे जिनमें लॉजमेंट सेंटर्स भी है, जिनमें लंगर साइट्स भी है। इन जगहों पे हमारे बाज़ाब्ता मेडिकल कैंप्स लगेंगे जहां पर हमारे मेडिकल स्टाफ डिप्यूट रहता है, उनमें डॉक्टर्स भी रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी रहता है और इन जगहों पे हम फ्री मेडिसिन यात्रियों को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कहीं पर अगर प्री डायग्नोस्टिक की जरूरत है, छोटे मोटे डायग्नोस्टिक जैसे किसी को शुगर टेस्ट करना है, बीपी चेक करना है, वो सारी फैसिलिटी सुविधाएं भी इन चीज़ों पर रहती है। इसके अलावा 24/7 हमारी एम्बुलेंस सर्विस भी दोनों जगहों पे रहती है।
और भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की पूरी तरह से उसे बदलने की तैयारी में है। रेलवे मंत्रालय ने इस दिशा में कई अहम फैसले किए हैं जो टिकट बुकिंग को और तेज, पारदर्शी और यात्री केंद्रित बनाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इन सुधारों की समीक्षा की और निर्देश दिया कि टिकटिंग सिस्टम को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट और भरोसेमंद बनाया जाए। और इसी दिशा में चार्टिंग प्रक्रिया में सुधार करते हुए भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट और चार्टिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। 2 बजे से पहले रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे ही बना दिया जाए और जबकि बाकी ट्रेनों के लिए चार्ट अब ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाता था, जिससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को आखिरी वक्त तक टिकट कंफर्म होने का इंतजार करना पड़ता था। ये उन यात्रियों के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाता है जो दूर दराज से ट्रेन पकड़ने आते हैं। वहीं 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए पहचान सत्यापन जरूरी होगा। रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को भी पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है और दिसंबर 2025 तक नया सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। नए PRS के तहत 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट बुकिंग क्षमता होगी और नई सुविधा के तहत बहुभाषी और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, सीट विकल्प चुनने की सुविधा, किराया कैलेंडर, दिव्यांगजन, छात्र, रोगियों आदि के लिए भी एकीकृत विकल्प शामिल होंगे। वहीं तत्काल बुकिंग के लिए जुलाई अंत तक OTP आधारित प्रमाणीकरण भी अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति का ये दौरा चिकित्सा जगत को समर्पित है। राष्ट्रपति आज बरेली के इज्जत नगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगी। राष्ट्रपति 61 मेडिकल के छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगी और 7 लोगों को प्रशस्ति पत्र भी देंगी। आज शाम को राष्ट्रपति मुर्मू का गोरखनाथ मंदिर में दर्शन और आरती करने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति का ये दौरा कल भी जारी रहेगा। मंगलवार को राष्ट्रपति मुर्मू महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगी। ये आयुष विश्वविद्यालय देश और दुनिया में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। और इसी दिन शाम को राष्ट्रपति गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का शुभारंभ और स्टेडियम का शिलान्यास करेंगी। गोरखपुर में एम्स होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। इसका पहला दीक्षांत समारोह है जिसमें 61 जो मेडल हैं वो विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। 7 को राष्ट्रपति स्वयं मंच से मेडल प्रदान करेंगे। जाहिर है कि पूर्वांचल के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जो फास्ट सर्विसेज यहाँ है आई थिंक कि पूरे शहर में कहीं नहीं मिल सकता। एक हार्ट के पेशेंट को जिसको अटैक हो, माइनर अटैक हो, मेजर अटैक हो, वो कहीं जा करके जितने देर में अपना लोग पैसा जमा कराएंगे, प्रोसीजर कराएंगे, उतने में यहाँ आधा प्रोसीजर हो जाता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गोरखपुर में करेंगी। ये चिकित्सा कक्ष है जहां आप देख रहे हैं कि ढेर सारी दवाइयां रखी हुई हैं और यहीं से लोगों को दवाइयां दी जाएंगी। पंचकर्म, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सभी दवाइयां यहां लोगों को मिल पाएंगी। देख लीजिए साफ सफाई का काम चल रहा है, जहां कुछ टूटा फूटा उसको रिपेयर किया जा रहा है। 1 जुलाई 2025 में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से इस आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण होना निश्चित हुआ है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में महामहिम के द्वारा वृक्षारोपण होगी, फोटोग्राफी सेक्शन होगा और फोटो गैलरी सेक्शन का विजिट भी होगी। तत्पश्चात लोकार्पण प्रोग्राम में राष्ट्रपति महोदया भाग लेने वाली है। ये ऐसे क्षेत्र है जहां कभी चिकित्सा के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था, लेकिन आज देश दुनिया में चिकित्सक जाएंगे यहां से बनके। इस तरीके की तैयारियां की गई हैं। गोरखपुर में चिकित्सा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहतर स्थितियां योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बनी है। एम्स है, आयुर्वेद चिकित्सा विश्वविद्यालय है और ये यूनिवर्सिटी जो गोरखनाथ ट्रस्ट की है वो है। इस तरीके से तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। उम्मीद की जाएगी कि पूर्वांचल, नेपाल और बिहार तीनों को इससे लाभ होगा। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेन सिंह, DD न्यूज, गोरखपुर।
और अन्य खबरों का रुख करें तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 जुलाई तक अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। वो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के निमंत्रण पर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले वो आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आतंकवाद की मानवीय कीमत प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और इस प्रदर्शनी में दुनिया भर में जघन्य आतंकवादी कृत्यों के विनाशकारी प्रभावों और आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला जाएगा। क्वाड बैठक के दौरान क्वाड देशों के विदेश मंत्री पिछली बैठक के दौरान हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, जो 21 जनवरी 2025 को वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। क्वाड देशों के विदेश मंत्री मिलकर इंडो पैसिफिक और बाकी दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और इसके अलावा क्वाड देशों के विदेश मंत्री क्वाड लीडर्स समिट में पहले विभिन्न क्वाड पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। विदेश मंत्री इस बैठक में कुछ नई योजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला बनाए रखा जा सके। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। गवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गवीश, अखबारों की सुर्खियों में क्या है आज खास? जी सुप्रभातम गौरव और हमारे दर्शकों को भी सुप्रभात। हम आपके लिए लेकर आए हैं अखबार की बहुत सारी सुर्खियां, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 123वां एपिसोड कल प्रसारित हुआ। देश भर में विभिन्न स्थानों पर इसे सुना गया। मन की बात में पीएम ने 1975 में लगे आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए कहा कि आपातकाल लगाने वालों ने संविधान की हत्या की, न्यायपालिका को गुलाम बनाना था इनका इरादा। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी पैमाने पर लोगों को प्रताड़ित किया गया और उन्हें कठोर यातनाएं दी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत को ट्रैकोमा नाम के नेत्र रोग से मुक्त घोषित किए जाने की भी खुशी जताई और साथ ही देश के 95 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, यह भी बात की। और साथ ही जल, स्वच्छता, अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में बात कही। इसी के साथ अगली खबर जुड़ी है यात्रा से, जहां रेलवे ने 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट जो है बनाने का निर्णय किया है। अभी 4 घंटे पहले यह आरक्षण चार्ट बनता था और दिसंबर से यह सुविधा जो है लागू होगी। जो ट्रेन दोपहर 2 बजे से पहले चलेगी उनका चार्ट एक दिन पहले प्रिपेयर होगा। और साथ ही 1 जुलाई से तत्काल टिकट के नियम भी सख्त होंगे। दलालों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग को अत्यधिक व्यावहारिक बनाया गया है और साथ ही OTP आधारित सत्यापन की भी वहाँ व्यवस्था की जाएगी। खबरों के क्रम में यदि आगे बढ़ें तो अगली खबर है आर्थिक मजबूती से जुड़ी हुई, जहां केंद्रीय बैंक के पास स्वर्ण भंडार 870 टन तक पहुंचा है। देश में कई स्थानों पर सुरक्षित रखी गई हैं यह तिजोरियां। आपको बता दें कि RBI की तिजोरियों में सोने की एक ईंट 12.5 किलो की है और RBI पर बने एक वृत्त चित्र के अनुसार यह जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से प्रकाशित की गई है। बात करें अगली खबर की तो अगली खबर जुड़ी है जम्मू कश्मीर से, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही नुनवा आधारित शिविर में तीर्थयात्रियों की सुचारू आवाजाही के लिए फुटओवर ब्रिज का भी वहां उद्घाटन किया।
साथ ही उपराज्यपाल ने चंदनवाड़ी आधारित आधार शिविर अस्पताल में चिकित्सकों और मेडिकल टीम के साथ बातचीत की और तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की भी समीक्षा की। आपको यह बता दें कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए यह तमाम जो तैयारियां हैं वह सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। बात करें अगली खबर की तो यह बहुत ही रोचक खबर है, जहां विपरीत व्यवहार कर रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी ओर अब युवा विशेष रूप से और पूरा विश्व जिसकी ओर बढ़ रहा है, वह विपरीत व्यवहार कर रहा है, जिससे विशेषज्ञ जो चिंतित दिख रहे हैं। आदेश मानने वाला एआई जो है अब जुबान लड़ाने लगा है, इससे जो विशेषज्ञ हैं वह चिंतित हैं। इसी क्रम में इस खबर में प्रकाशित किया गया है कि जब शोधकर्ता जानबूझकर कठिन समस्याओं के साथ मॉडल का परीक्षण करते हैं तब भ्रामक व्यवहार सामने आता है। अपोलो रिसर्च के सह संस्थापक के अनुसार एआई उनसे झूठ बोल रहे हैं, यह केवल भ्रम नहीं है, यह एक रणनीतिक धोखा है। तो इससे चिंताएं जो हैं बढ़ गई हैं, क्योंकि समझ की कमी और नियंत्रण और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं और भविष्य का खतरा होने की भी संभावना है। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे एआई एडवांस होता जाएगा, अप्रत्याशित और हानिकारक व्यवहार का जो खतरा है वह भी बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार कुछ विभिन्न समाचार पत्रों में यह सब खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। अखबारों की सुर्खियों से आप खबरें दर्शकों के लिए समेट कर लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के खर्च विधेयक को मतदान के लिए आगे बढ़ाया गया। मतदान में इस प्रस्ताव पर कई रिपब्लिकन सांसदों का मत अलग और विभाजित दिखा। ये खर्च विधेयक प्रस्ताव ट्रंप के घरेलू एजेंडे के प्रमुख हिस्सों को पूरा करेगा, साथ ही सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भारी कटौती भी करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा है कि कनाडा के साथ व्यापार वार्ता तब तक रोक दी गई है जब तक कि वो कुछ दरों को समाप्त नहीं कर देता। अमेरिका के आइडेहो में झाड़ियों में लगी आग बुझाने पहुंचे 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने बताया है कि कई दिशाओं से गोलियां चल रही थी। लोगों से उस इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया है। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के 12 साल के शासन को समाप्त करने और शीघ्र चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। टेनिस की सबसे बड़े टूर्नामेंट की आज से शुरुआत होने जा रही है। जी हां, आज से विंबलडन का आगाज होगा। पुरुष वर्ग में जहां निगाहें नोवाक जोकोविच के प्रदर्शन पर होंगी, तो वहीं महिला वर्ग में भी कई रोचक मुकाबले जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जीत होगी किसके संग? कौन बनेगा ग्रास कोर्ट का चैंपियन? दुनिया भर के टेनिस फैंस के सामने ये एक ऐसा सवाल है जो उनके रोमांच को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज, वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर और दिग्गज नोवाक जोकोविच जैसे बड़े नाम कोर्ट पर उतरेंगे, तो वहीं महिला वर्ग में कोको गॉफ, आर्यन सबालेंका और कई युवा सितारों की मौजूदगी इस टूर्नामेंट को और भी खास बनाएगी। यानिक सिनर, वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर अपने पहले ही मैच में लुका नार्डी से भिड़ेंगे। इस युवा खिलाड़ी ने इस साल जबरदस्त फॉर्म दिखाया है और अब उनकी नजर अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने पर होगी। सिनर ने अब तक 3 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं, जबकि 2023 में वो विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। कार्लोस अल्कराज, वर्ल्ड नंबर 2 कार्लोस अल्कराज के लिए 2025 अब तक शानदार रहा है। वो अपने अभियान की शुरुआत पहले दौर में फैबियो फोग्निनी के खिलाफ करेंगे। अल्कराज की कोशिश होगी कि वो लगातार तीसरा विंबलडन खिताब अपने नाम करें। पिछले साल के फाइनल में उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर ट्रॉफी जीती थी। नोवाक जोकोविच, दिग्गज नोवाक जोकोविच जो कि अब तक 7 बार विंबलडन का खिताब जीत चुके हैं और करियर में उनके नाम 24 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं, पहले ही राउंड में अलेक्जेंडर मुलर से भिड़ेंगे।
उनकी फिटनेस को लेकर भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि हाल ही में उन्हें चोट की समस्या से सामना करना पड़ा है। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो यहां आर्यन सबैलेंका, कोको गॉफ और ईगा स्वांतक जैसे खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी। आर्यन सबैलेंका। इस साल फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबैलेंका ने अब तक 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। हालांकि विंबलडन के खिताब से वो दूर रही हैं। ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि वो इस खिताब को अपना बनाएं। कोको गॉफ। दूसरे नंबर की खिलाड़ी कोको गॉफ डायना यास्टमेस्का के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। गॉफ ने इस साल फ्रेंच ओपन के रूप में बड़ा खिताब जीता, जबकि वहीं 2023 में इस खिलाड़ी ने यूएस ओपन के खिताब को अपना बनाया। ईगा स्वांतक। पोलैंड की ईगा स्वांतक, जो कि 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, ने भी अब तक विंबलडन के खिताब को अपना नहीं बनाया है। स्वांतक का विंबलडन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2023 में आया था, जब ये खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो पाई थी। हालांकि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए स्वांतक के लिए खिताब की राह को तय करना आसान नहीं दिख रहा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं एक खूबसूरत नृत्य की झलकियों के साथ। आप लीजिए इस मनमोहक दृश्यों का नृत्य का आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक